चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास 10th का आपदा प्रबंध चैप्टर 2। चैप्टर नाम है आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है, तो कृषक खेती का काम नहीं कर पाते हैं और पानी पीने के लिए जो पानी है उसकी भी किल्लत हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? सुखाड़। यानी सबसे पहले पॉइंट में हम लोग को यानी इस चैप्टर में सुखाड़ के बारे में जानना है। तो सुखाड़ किसे कहते हैं? यानी पूरे धरती का सूख जाना, सूख के फट जाना, पानी का साफ किल्लत हो जाना क्या कहलाता है? सुखाड़ कहलाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा के देवता कौन है भैया? इंद्र है। और इनके क्रोधित होने से ही भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदा आती है। अगर कम गुस्सा होंगे तो थोड़ा ज्यादा वर्षा होगा, ज्यादा गुस्सा होंगे तो भैया बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, वही चीज है। 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुसहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा ही बदल दी थी। और आपको पता है, हर साल की भांति इस साल हो या कोई भी साल हो, बिहार का शोक अगर है तो कौन सा है? कोसी है, जो हर साल टूट जाता है उसका कभी न कभी। पर इधर बीच से शांत है, एक ही बार टूटा आपका 2008 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशयों के नाम। तो देखिए, बांध का नाम है, फिर नदी है, फिर कृत्रिम जलाशय किस जलाशय के ऊपर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो आपका वो सतलज नदी पे है, और इसमें जो कृत्रिम जलाशय का नाम है वो गोविंद सागर है। याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज पे है, और कृत्रिम जलाशय की बात करेगा तो गोविंद सागर पे है। नर्मदा परियोजना नर्मदा में है, और सरदार सरोवर जलाशय का नाम क्या है? सरदार सरोवर। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे है, और ये कौन सा कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? नागार्जुन सागर। आगे है कावेरी परियोजना जो कावेरी नदी पे है, और इसका जलाशय का नाम है कृष्णा सागर। उसके बाद रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पे बनाया गया, और जिसका जलाशय का नाम क्या है? पंत सागर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रबंधन का। अब सुखाड़ हो गए या कोई भी चीज है, आपदा प्रबंधन है, आपदा है उसका प्रबंधन करना क्या है? जरूरी है। तो आम लोगों को मकान बनाने के पूर्व यह जानकारी देना कि मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के संकरी ढालों पे नहीं करना चाहिए। ऐसे जगहों पर मकान की दूरी कम से कम, चाहे कोई भी नदी हो, समुद्र हो, उससे 250 मीटर दूरी पर होना चाहिए। मकानों की नींव तथा दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। स्तंभ आधारित यानी पिलर के आधारित घर होना चाहिए। ठीक है, और स्तंभ की गहराई यानी पिलर की गहराई अंदर में ज्यादा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवन नामक जगह पर बनाया गया। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे है? नील नदी पर। कौन सी जगह पे? आसवन नामक जगह पर बनाया गया। आगे बात करते हैं वर्षा जल प्रबंधन। तो देखिए, मकान के छत पर वर्षा का जल यूं ही बर्बाद हो जाता है, इसलिए पाइप द्वारा किसी टंकी में इस जल को संग्रहित किया जाता है। फिर नल द्वारा मकान के लोग इस जल को पीने हेतु करते हैं, यानी जो जल है उसका पीने के लिए उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, इससे बगीचे की सिंचाई भी संभव हो पाती है, और इससे पानी का बचाव भी होता है। इसी को वर्षा जल संग्रह भी कहिए। आप ऊपर में टंकी बना के वर्षा के जल को संग्रह करना। ठीक है, चलिए तो साथ ही साथ देख लेते हैं इसका प्रश्न अभ्यास के साथ। बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी तीनों के कारण ही क्या होती है? नदी में बाढ़ आती है। अगला, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, उत्तरी बिहार आपका जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, और कोसी आपके उत्तरी बिहार में ही पड़ता है, नेपाल के इधर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आगे, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी आपका प्राकृतिक आपदा है। याद रखिएगा, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखा कैसे आता है? धीरे धीरे आता है। याद रखिएगा, सूखा कैसे आता है? धीरे धीरे आता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। बात करते हैं, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो सूखे के लिए जिम्मेदार कौन है? वर्षा की कमी है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। तो इसमें अगर सबसे बढ़िया बात है तो नदियों को आपस में जोड़ देना नहीं, वर्षा जल का संग्रह करना, ये आपका तरीका बहुत बढ़िया है। ठीक है, नदियों को आपस में जोड़ने से बाढ़ की संभावना नहीं बनेगी। याद रखिएगा, नदियों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की संभावना नहीं बनेगी, पर वर्षा जल को संग्रह किया जाएगा तो सुखाड़ से आपको बचाव मिलेगा। आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का
अब जमाव हो जाता है और नदी तल के वृद्धि होने के फलस्वरूप जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और जिसके कारण नदी तटबंधों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, फलतः तटबांध टूट जाता है और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। आगे बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें तो बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। बाढ़ जखने आएगा, वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, इन लोग का मृत्यु हो जाता है। बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरा, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग भी टूट जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्वेश्चन है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाली सावधानियों को लिखे। तो सबसे पहले, मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के संकरी ढलों पे नहीं करना चाहिए। वैसे जगहों से मकान की दूरी कितनी होनी चाहिए? 250 मीटर दूरी होनी चाहिए। मकानों की नींव तथा दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। तीसरा, स्तंभ आधारित मकान हो तथा स्तंभ की गहराई काफी होनी चाहिए। चौथा है, बाढ़ पूर्वानुमान की व्यवस्था होना चाहिए कि बाढ़ आने से पहले आपको अनुमान देने वाला कोई न कोई संचार माध्यम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। तो सबसे पहला है, नदी तटबंधों की मरम्मत कराएं। नदी के पास जो तटबंध है उसकी मरम्मत कराएं। नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण करें, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन की संभावना क्या होती, कम हो जाती है वृक्ष लगाने से। अगला आपका, सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाए। सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे पानी बहाव क्या हो जाए, निकलते रह जाए, तो बाढ़ की स्थिति नहीं होगी। आगे है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। ठीक है, तो जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है, तो कृषक खेती का काम नहीं कर पाते हैं और पीने के लिए पानी की भी किल्लत हो जाती है, और इसे ही सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। यानी सूखे की स्थिति को पूछ रहा है तो इसे ही सुखाड़ यानी सूखे की स्थिति कहते हैं, यानी किल्लत पड़ जाना। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 है, तो कहता है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो सबसे पहले, वनस्पति की कटाई हो रही है। दूसरा, भूमंडलीय ताप में वृद्धि यानी ताप बढ़ रहा, और अनियमित वर्षा। ठीक है, तो ये आपके सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक है। अगला है, सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। तो सबसे पहले, वर्षा जल का संचयन घरों की छतों के ऊपर, कुएं में, तालाबों में या नहरों में किया जाना चाहिए। दूसरा, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए। आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार राज्य के उत्तरी भागों में बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष रहती है। ठीक है, और बिहार के उत्तरी भागों में प्रवाहित होने वाले विभिन्न नदियों जैसे कोसी, गंडक, बुरी गंडक, महानंदा इत्यादि, ये सब हिमालय से निकलती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष जल की निरंतरता बनी रहती है, प्रत्येक वर्ष इसमें जल रहता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं अगले बोर्ड पर। आगे देखिए, कहता है, अचानक वर्षा के कारण जो नदियों में जल बढ़ा हुआ है, अचानक वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। साथ ही जल के साथ मिट्टियों के गाद भी नदियों में क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, जिसके कारण नदियां तल की गहराई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जल स्तर ऊपर होने के कारण तटबंधों के ऊपर दबाव पड़ने लग जाता है, जिसके कारण आपको पता है तटबंधन टूट जाते हैं, या जिससे आपको बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। आगे है, बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत से चर्चा करें। तो बाढ़ के कारण क्या क्या है, वर्षा जल के साथ धरातल की मृदा नदियों में जमा होना, है ना, उसके बाद वनस्पतियों की अत्यधिक कटाई के कारण, और तीसरा, कमजोर तटबंध जो होते हैं, बांध होते हैं, उसके टूटने के कारण। अब इससे सुरक्षा की बात करें तो नदियों के किनारे कभी भी मकान का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अगर करते हैं तो आपको मैंने बताया कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 250 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। खासकर ढालों पे तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी वहां से कटाव ज्यादा होता है। आगे है, बाढ़ के बाद जल के निकलने की सुविधा होनी चाहिए। अगर बाढ़ आया तो जल के निकलने का सुविधा वहां पे भी होना चाहिए। नदियों के तटबंधों का नियमित रूप से मरम्मत होना चाहिए। और अगला पॉइंट है आपका, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। तो ये था उपाय। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3 कहता है, सुखाड़ के कारणों एवं इसके बचाव का विस्तृत वर्णन करें। तो देखिए, सुखाड़ से 3 समस्या उत्पन्न होती है। एक, खदान की कमी यानी खाने पीने की वस्तुओं की कमी। दूसरा, पेयजल की कमी, पीने की वस्तु की कमी, एवं मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। ठीक है, अब इस 3 समस्या से निपटना कैसे? तो देखिए, सुखाड़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुइयां आदि का विकास किया जाना चाहिए, और नहर के माध्यम से जलाशयों का जल
लाया जा सकता है तथा नहरों का जाल बिछाकर जहां पे भी मतलब पानी की व्यवस्था नहीं वहां पे सुखाड़ का स्थायी समाधान किया जा सकता है। आगे बात करते हैं तालाब तथा कुएं के विकास से वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है, जिससे भूमिगत जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि भी होती है। और साथ ही सुखाड़ और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्रिप या छिड़काव सिंचाई का उपयोग करके जल का सही उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए ये हो गया आप लोग का चैप्टर खत्म। चैप्टर कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।